नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से हर साल मैं आपके लिए एक जनरल अंदाज़ा बताऊँ तो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है फ़िज़िकल का, सॉल्यूशंस चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। समझ रहे हैं? सॉल्यूशंस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसका एक ओवरव्यू मैंने तैयार किया है। पहले हम लोग उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन को किन किन टर्म्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है, किन किन टर्म्स में उनको एक्सप्रेस किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने नॉर्मेलिटी नहीं लिखा है, नॉर्मेलिटी भी होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी हो गया। ये सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे हर साल एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ हो गया, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस इन द राउल्ट्स लॉ, एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो एजियोट्रोप्स भी आते हैं उसके आगे। आप बिल्कुल, आपको प्रॉपरली ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो किया गया है। आप एनसीईआरटी को, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एनसीईआरटी को आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं एनसीईआरटी को ज़रूर एक बार ध्यान लगा लेता हूँ। एनसीईआरटी के को ही मैं रेफरेंस पॉइंट मान के आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनटीए का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, उसका एनटीए का एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में आप 2 ही चीज़ सुनते हैं। पहला क्या है? टाइम। दूसरा है एनसीईआरटी। इसके अलावा मैं कभी कुछ बोलना पसंद ही नहीं करता हूँ नीट के लिए, पता है। तो इसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ टाइम और एनसीईआरटी 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, एजियोट्रोप्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। सॉल्यूशन का क्या थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम लोग देखेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग के बारे में देखेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर आई के बारे में देखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इब्यूलोस्कोपी होता है। इसमें एक कांस्टेंट आता है, आगे आप याद होगा आपको, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड द होल प्रोसेस एंड द होल सिस्टम विच इट इज़ कॉल्ड एज इब्यूलोस्कोपी, एंड देयर study of that topic is called as ebullioscopy. And same is with depression and freezing point, that is cryoscopy means it deals with the low temperature के लिए होता है क्रायोस्कोपी। देन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो हर कोई अनजान नहीं होगा, यहाँ पे हर कोई जानता होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप लोग बायोलॉजी में, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग पहले से पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक रिवीजन का ज़रूरत होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे आपको, मैं जानता हूँ आपके लिए सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें होती हैं जिनको आपको नोट करना होता है, आपको टारगेट सेट करने होते हैं। आप हमेशा अपना एक रोड मैप क्लियर रखा कीजिए। रोड मैप में आपको कुछ करना नहीं होता है, हर चीज़ आपको एक दिन का आप शेड्यूल बनाइए। जैसे आपको कल क्या क्या पढ़ना है उसके लिए आज रात को आप बैठिए, आज रात को आप लिखिए कि मुझे कल ये 5-6 चीज़ें करनी हैं। अब उनको आप कीजिए प्रायोरिटाइज़। क्या कीजिए? प्रायोरिटी पे डिसाइड कीजिए। आप प्रायोरिटी पे डिसाइड करने के बाद आप उनको कीजिए। आप ये सोचिए, मुझे अगर काम ABC 3 है मुझे करने को, तो जब तक काम ए पूरा नहीं होगा, वर्क ए जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक मैं बी पे आगे नहीं जाऊंगा। आपको हर काम के लिए ABC, ऐसा नहीं है कि अब ABC तीनों काम आपके पास हैं, आप तीनों के लिए आप थोड़ा थोड़ा कर ले। ये नहीं होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट आपने कंप्लीट नहीं किया लेकिन आप सॉल्यूशंस में पढ़ने चले गए। सॉल्यूशंस आपका ख़त्म नहीं हुआ लेकिन आप हेलो अल्केन हेलो एरीन पढ़ने चले गए। हेलो अल्केन हेलो एरीन आपने कंप्लीट कर लिया शायद तक, हेलो अल्केन हेलो एरीन आपने कंप्लीट नहीं कर लिया, उसके बाद आप चले गए कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये मत कीजिए। आप सबसे पहले सॉलिड स्टेट आपने स्टार्ट किया, उसको आप कंप्लीट कीजिए। किसी टॉपिक को अधूरा मत छोड़िए। ये चीज़ें आपके लिए रश पैदा करती हैं, आपके दिमाग में रश पैदा होगा, पूरा हौच पौच हो जाती है हर चीज़। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको करना चाहिए
कि एक टॉपिक आप स्टार्ट करें, उसको आप पूरा कीजिए। प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, चीज़ों की प्रायोरिटी के आधार पे आप हर एक काम को करिए, प्रॉपरली टाइम मैनेज करिए, ठीक है। हर चीज़ की एक टारगेट होता है, डेडलाइन सेट करके काम करिए, आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। उसके बाद आता है एजियोट्रोप, सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स, वेंट ऑफ फैक्टर हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉल्यूशंस में क्या क्या। देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मेलिटी के बारे में जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है, मैं जानता हूँ आपके लिए बताने का ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ें करनी है हमको टाइम बचाना है। हम केवल और केवल क्या करेंगे, फार्मूलाज़ पे ध्यान देंगे, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़िए। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ने से क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड से बनेंगे। लेकिन आप फिज़िकल केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी फार्मूला को आप पहले याद करें, उस पर सॉल्यूशन करें, उसके आंसर्स बनाएं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर देते होंगे, वो होती है 2 लाइन की किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन। पता है, डेफिनेशन में ही उस चीज़ का सार छुपा हुआ होता है। फिज़िकल केमिस्ट्री में लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं किसी चीज़ को, वो है डेफिनेशन। और मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन ही वो चीज़ है जो आपको उसके मीनिंग तक पहुंचाएगी, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को आपको बिल्डअप करने में डेफिनेशन ही हेल्प करेगा, नॉट द फार्मूला। फार्मूला इज़ द सेकेंडरी थिंग, जो फार्मूला इज़ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन को आपको अगर सक्सेसफुली रन करना है, सक्सेसफुली एप्लीकेशन पे आप वर्क कर पाएँ, उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसकी डेफिनेशन को समझें, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या। कॉन्सेंट्रेशन टू डिफाइन और टू क्वान्टिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड। कुछ कॉन्सेंट्रेशंस को डिफ़ाइन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशंस को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग सॉल्यूशंस को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, जिनमें से सबसे पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वी इन लीटर में जब है तब ये होगा फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। अब ये बाय डेफिनेशन ये चीज़ जाती है, ठीक है। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन जब करनी है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, W/M व्हाट इज़ W इज़ द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, M इज़ व्हाट, M इज़ मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। 1000 हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर इसीलिए किए हैं ताकि हम लोग वॉल्यूम को ml में ले सकें, कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए। दिस इज़ मोलैरिटी। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपने देखा x1 इज इक्वल्स टू N1/N1 प्लस N2। क्या है, मोल्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सिस्टम प्रेजेंट। x1 ये होगा, ठीक है। ऐसे ही x2, और मोल फ्रैक्शन हमेशा टोटली 1 होता है। x1 प्लस x2 आप करेंगे 1 होगा। अगर आपके पास x1 की वैल्यू है और आपको x2 फाइंड करना है तो सिंपल हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 से आप हमें फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000/V/ml। और एक और फार्मूला है, सिंपल फार्मूला ये भी होता है कि आप मोलैरिटी पहले अगर आपको आता है और आप सिंपल हैं, आप किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एसिड बेस, जिस भी कंपाउंड का आप अगर वो निकालने, जिस भी सॉल्यूशन का आप नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में, उसके n फैक्टर के बारे में जानकारी है तो पहले आप मोलैरिटी निकालिए। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है, सिंपल। दिस इज द सिंपल फार्मूला, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जो मैंने वहाँ पे यूज़ किए हैं, W, N1, N2, N, M, V/ml, W, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बाय द वे, मैं जो भी स्टडी मटेरियल आपको पढ़ाता हूँ उसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लगाता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं, वो है हम लोग बहुत ही क्वेश्चन ओरिएंटेड एंड टाइम सेविंग काम करते हुए जा रहे हैं। हर चीज़ को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते ही ये सारे वीडियो भी पढ़ें साथ में, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशंस में अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ में पार्शियल प्रेशर हम देखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो जैसे मान लीजिए 5-6 गैसेस किसी एक कंटेनर में है। एक कंटेनर में 5-6 गैसेस है, सब मॉलिक्यूल, सब गैसेस अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रेशर दे रहे हैं, लेटस से P1 P2 P3। सो टोटल प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर, टोटल प्रेशर इन दैट कंटेनर विल बी P total, विच विल बी इक्वल टू P1 + P2 + P3। हर एक कंटेंट का उसके अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है, जो मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली, उन हर मॉलिक्यूल्स का एक प्रेशर होगा, उन मॉलिक्यूल्स का टोटल ही टोटल प्रेशर कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर की कुछ यूनिट्स होती हैं, ATM हो सके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ ATM, बार, mm of Hg, टॉर, पास्कल इज़ द SI यूनिट। लेकिन मोस्टली आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री में जब आप यूज़ करते हैं तो बार और ATM ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। टॉर और mm of Hg एंड पास्कल, दीज टू आर यूज्ड इन फिजिक्स मेनली, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशंस पे। हेनरीज लॉ आप देखें, याद होगा आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। P = KH × X, वेयर X क्या है, मोल फ्रैक्शन है, KH इज़ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, HL कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। अब एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ की। एप्लीकेशन के बारे में अगर देखेंगे तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द ड्रिंक्स में CO2 की कंसनट्रेशन को बढ़ाने के लिए, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपने देखा होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, जैसे ही आप उसका कैप खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, एकदम से ब्रिस्क इफर्वेसेंस होती है, वो CO2 की होती है, बिकॉज एट हाई प्रेशर CO2 सॉल्यूबल किया जाता है उसमें। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं वो स्क्यूबा डाइवर्स कोप अप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व नाइट्रोजन विद ब्रीदिंग एयर के साथ वो लोग क्या करते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जब स्क्यूबा डाइविंग करते हैं तब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व करते हैं एयर में। नॉर्मल ब्रीदिंग एयर जो ऑक्सीजन है उसमें नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, ठीक है, ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, इजीली सांस लिया जा सके। नाइट्रोजन को मिक्स करके लेके जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस। हाई एल्टीट्यूड, जब आप हाइट पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर घटने लगता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन द नॉर्मल ग्राउंड लेवल। ग्राउंड पे जो प्रेशर है उससे कम प्रेशर होता है एट अ हाइट कम प्रेशर होता है। देन दिस कॉजेज एनॉक्सिया क्या होता है, लोअरिंग ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन का लोअरिंग होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बॉडी में कम होता है तो थकान जल्दी आती है, बॉडी फैटीग में जाने लगता है, ठीक है। दीज आर द सम फैक्टर्स विच आर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ के बाद हम लोग देखेंगे Raoult's law is very very important part of the chapter solutions. Raoult's law for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. पार्शियल प्रेशर जो है वो हर कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स मोल फ्रैक्शन की, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर P1 जो है यहाँ पे जो कांस्टेंट हटाने के, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग ने यूज़ किया है, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो। इसके बाद 2 केसेस में अराइज, राउल्ट्स लॉ में 2 केसेस अराइज हो सकते हैं, वन इज़ पॉजिटिव डेविएशन, अदर इज़ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन क्या है, वेपर प्रेशर हायर देन यूजुअल अगर होता है, वेपर प्रेशर अगर नॉर्मल से ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर अगर लोअर है देन इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन। मैं यहाँ पे आपको फिर से एनसीईआरटी के बारे में याद दिला दूँ, एनसीईआरटी में इनके डायग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है।
एनसीईआरटी में इसके डायग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। मैं फिर से बोलूँगा, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते करते कीजिए। क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस का क्या है कि आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, जो राउल्स लॉ की नीड को, राउल्स लॉ की एप्लीकेशंस को, राउल्स लॉ की चीज़ों को, राउल्स लॉ के जो रूल्स हैं उनको ओबे करते हैं। दैट आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस एंड विच डू नॉट ओबे, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम लोग देखेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो है, दैट इज़ नो हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हाइल मिक्सिंग टू कंपोनेंट। जब आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं तब वहाँ पर ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ना ही कोई हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, ज़ीरो है, यानी कि सब कुछ इक्विलिब्रियम है। अब आपको इसको थोड़ा एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको अगर समझना है तो मॉलिक्यूल्स के बारे में आप समझिए। दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस उनके बीच ए का होगा, बी का होगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर में जब आप जाएंगे वो ए का भी होगा, बी का भी होगा एंड ए बी का इंट्रैक्शंस भी होगा। ठीक है, तो जब ए और बी का इंट्रैक्शन, when AA interaction, when AA and BB and AB are equal, ठीक है, और नियरली इक्वल सोल्यूशन इज़ आइडियल। जब AA इंट्रैक्शन, BB इंट्रैक्शन एंड AB इंट्रैक्शन ये तीनों इक्वल होंगे, इनके इंट्रैक्शंस बराबर पोटेंशियल के होंगे, देन दिस सोल्यूशन इज़ आइडियल। आइडियल सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, बेंजीन प्लस टोलुइन को हम लोग मिलाते हैं, देन दैट इज़ अ आइडियल सोल्यूशन। एन हेक्सेन प्लस हेप्टेन इज़ अ आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एंड ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो वीकर होते हैं। वीकर होने के कारण क्या होता है, नॉन आइडियलिटी की तरफ ये लीड करते हैं। अब इसके बाद आता है सॉल्यूशंस में हम लोग मेन चीज़ अगर आपके लिए यहाँ पे देखेंगे, हाँ, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ही पार्ट हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर साल किसी ना किसी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आता ही है। एक आपके लिए मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी से शायद एक मिल सकता है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है, वो है हेनरीज लॉ या राउल्स लॉ। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन का एक बंच मिल रहा है इस चैप्टर में। तो आप ये बोनस चैप्टर्स होते हैं, ऐसे चैप्टर्स को छोड़ना नहीं होता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, properties that depend only on the number of solute particles in the solution and not on the nature of the solute particles। मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, सॉल्यूट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ टू बी डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे मैंने फार्मूला उसका लिख दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर इन द प्योर स्टेट, partial pressure of a compound in the pure state minus partial pressure divided by partial pressure in the purest state is equals to N2/N1 plus N2। और N2 जब which is very very less than N1 तब होगा क्या, हम लोग इसके लिए मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये N2/N1 जब बचेगा then we can write them as a मोलिकुलर मास फैक्टर, गिवन मास बाय मोलर मास करके हम लोग निकाल सकते हैं ना। दिस इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, 2 सॉल्यूशंस का, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जा रहा है, ए और बी का ग्राफ जा रहा है। तो ये जब ऐसे हो रहा है तो वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। तो उस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पे कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर लाइन पे कब कट कर रहा है, एक TB पे कट कर रहा है, एक TB डैश पे कट कर रहा है, ये दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं। ठीक है, A एंड B। तो ये जो A और B के बीच में जो डिफरेंस है TB और TB डैश के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। A पता है क्या है, A इज़ द कर्व ऑफ सॉल्वेंट,
यानी कि जब कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया गया है तब ये नॉर्मली ऐसे जा रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ मिला दिया गया, उसमें कोई सॉल्यूट मिलाया तो वो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। सॉल्यूशन बी, जब सॉल्यूशन का आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तब ये वाला कर्व आ रहा है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व सॉल्यूशन का कुछ इस प्रकार का आ रहा है। तो हो क्या रहा है, उसी पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पे दो सेपरेट टेम्परेचर आपको मिल रहे हैं। तो ये दो सेपरेट टेम्परेचर क्यों मिल रहे हैं? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, जो क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब नॉर्मली पानी को उबालिए जल्दी उबल जाएगा, अब उसमें आप दूध मिला लीजिए, चाय पत्ती मिला लीजिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है काफ़ी देर में। अगर आपका पानी उबलता है 6 मिनट में तो आपकी चाय बन रही है 8 मिनट में, दैट इज़ कॉल्ड एज, ठीक है, वहाँ पे वो आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा है। 2 मिनट ज़्यादा क्यों लग रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। लोग सिंपली क्या सोचते होंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता होगा? कोई भी चीज़ जब उबलना स्टार्ट हो जाए दैट इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी चीज़ क्या उबलना, बॉयल हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉयल कर रहे हैं आप, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है ना। 100 डिग्री आपको कैसे पता चला, क्यों होता है 100 डिग्री पे ही? ठीक है, अब 100 डिग्री टेम्परेचर, आप पानी गर्म कर रहे हैं, 4 मिनट में भी बॉयल हो सकता है वो। 4 मिनट में ही क्यों हो रहा है, आपने कभी ये सोचा है? आप ये सोचिए 3 मिनट में क्यों नहीं हो रहा है, 6 मिनट में क्यों नहीं हो रहा, 7 मिनट में क्यों नहीं हो रहा, 4 मिनट में ही क्यों हुआ? ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों चीज़ें जब इक्वल हो जाती हैं, वेपर प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स इक्वल, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और डेल्टा टी बी इज़ इक्वल्स टू के बी इन टू एम। के बी इज़ द एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, एब्यूलोस्कोपी ये मैं आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में। अब डेल्टा टी बी अगर आपको निकालना है तो दिस इज़ द फार्मूला। आप मोलैलिटी की वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए, मोलैलिटी का जनरल फार्मूला आप पुटअप कीजिए इस फार्मूला में, देन यू विल गेट डेल्टा टी बी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट भी कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सॉल्वेंट का कर्व है। ठीक है, एक सॉल्वेंट का कर्व है, सॉल्यूशन का कर्व आ रहा है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का कर्व आ रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाइए, देन यू विल गेट के एफ इक्वल, के एफ हो जाएगा। के एफ इज़ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपी इज़ दिस स्टडी इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी। डेल्टा टी एफ यहाँ से आप निकालिए, के एफ यहाँ पे मोलैलिटी माफ़ कीजिएगा, मोलैलिटी की जनरल वैल्यूज़ को आप पुटअप कीजिए, जनरल फार्मूला को आप पुटअप करेंगे, देन यू विल गेट डेल्टा टी एफ। के एफ और के बी आप निकाल सकते हैं, अलग अलग दो फार्मूला है। ठीक है, के एफ जब आपको निकालना हो तो आर इंटू मॉलिक्यूलर वेट m1 इंटू टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूज़न। के एफ क्या है? डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न। डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न को जब आप निकाल रहे हैं, ठीक है, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप निकालेंगे के एफ। के बी जब आप निकालेंगे तब फार्मूला आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, टी एफ की जगह टी बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा हीट ऑफ फ्यूज़न की जगह पे डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, जो यहाँ पे अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विच अकर्स ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, बायोलॉजी वाले हैं, बायोलॉजी वालों को ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ये सारी चीज़ों के बारे में बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, क्लास 8-9 से ये छोटी छोटी ऑस्मोसिस एंड इन सब की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। हाउएवर
दिस गेट मॉडिफाई बाय द टाइम के साथ मॉडिफाई होती रहती हैं ये चीज़ें, अलग अलग आपको उसमें और डिटेल्ड एनालिसिस पता चलती जाती है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल्स टू C इंटू R इंटू TV। C इज़ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो N/V उसको लिख सकते हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू N/V इंटू RT, ठीक है। अब आता है वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं। वेंट ऑफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड एज आई। और आई को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा। अल्फ़ा के बारे में भी हम लोग जब लिखते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। यहाँ से आप निकाल सकते हैं एन क्या है यहाँ पे? डिसोसिएशन, स्पीसीज ऑफ डिसोसिएशन। स्पीसीज़ का डिसोसिएशन जब होता है तो न कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मतलब वो टूट रहा है आयंस में, दैट इज़ कॉल्ड एज एन, ठीक है। अब आता है आई इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन ऑल द प्रॉपर्टीज़। नोट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो मैंने डिस्कस की है वहाँ पर आई इज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जैसे डेल्टा TF है तो KF इंटू M इंटू आई होगा, पाई इज इक्वल्स टू ICRT होगा, डेल्टा TV क्या होगा? KB इंटू M इंटू आई, ये होगा। हर जगह क्या होगा? यू विल गेट अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, पाई इज इक्वल्स टू ICRT, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKF इंटू M, ऐसे करके, ठीक है। आई इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन द ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम लोग ने सॉल्यूशंस चैप्टर को बहुत ही फास्ट तरीके से रैपिड रिवीजन कोर्स एक तरीके का हम लोग ने कर लिया है। ये सब क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ आपको। दिस विल हेल्प इन द बूस्टिंग योर रैंक बूस्टिंग चीज़ें हैं ये सब आपके लिए। अब हाँ, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, टाइम एंड NCERT, ठीक है। दिस टू आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में आपको मैंने यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, राउल्ट्स लॉ, एसियोट्रोप्स, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वेंट ऑफ फैक्टर, ये सारी, दिस इज़ द समरी। ये पूरा समरी आप जब भी पढ़ें, आप इस वीडियो के बाद भी आप खुद से भी जब पढ़ते हैं तब भी आपको क्या करना है, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। ये एक ऐसा एक मैंने आपके लिए जनरल बॉडी ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर बना के दिया, इसको आपको याद रखना है। ये सब चीज़ों को आप याद रखिए, इन सारे पॉइंट्स को आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें आपको ये याद रखना है कि हाँ सर ने ये सारे पॉइंट्स बताए थे, इन पॉइंट्स को मुझे कवर अप करना है। उन पॉइंट्स को कवर अप किए बिना ये चैप्टर को मैं वाइंड अप नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको करनी है। टारगेट सेट करके पढ़िए, आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए, मॉड्यूलर स्टडी कीजिए, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप टारगेट बनाइए। आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कल आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, परसों आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं इस टॉपिक पे। ऐसे करके आपको चीज़ों को चैनलाइज करना होगा, चीज़ों को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है आपको। एकदम स्मार्ट स्टडी का टाइम है। 26 जुलाई को आपका नीट का एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी ध्यान करके पढ़ना है। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलूँगा, हम आपके लिए वेरियस मीडियम के द्वारा जुड़े हुए हैं। हम आपसे नीट शास्त्र पे आपके लिए हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। पर्सनल गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए केमिस्ट्री में ट्रिक्स दे रहे हैं हम लोग आपको, और भी चीज़ें मिल रही हैं। हर प्रकार की चीज़ आपके लिए MBBS कर रहे लोगों से आपके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी, हाउ व्हाट इज़ योर रोड मैप, आप कैसे रोड मैप में आपको वर्कआउट करना चाहिए, कैसा आपको काम करना चाहिए, एक नीट एस्पिरेंट के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको नीट शास्त्र पे बिल्कुल आपको मिल रही हैं। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी चीज़ करनी है, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें लोगों से। नीट की तैयारी कर रहे लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि हमको भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिले, हमको भी काफ़ी मदद मिलनी चाहिए आप लोगों से, ये सब ठीक है। और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।